बाबा केदारनाथ के दर्शन की राह अब और भी आसान होने वाली है। 16 से 21 किलोमीटर की चढ़ाई अब होने वाली है आसान। घंटों की मुश्किल चढ़ाई अब मिनटों में होगी तय। जैसा कि हम सभी को पता है, केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर साक्षात भगवान शिव को अर्पित है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगेगा, और इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2025 को आधिकारिक अप्रूवल दिया। इस प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं भारत भूमि यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको भी पता है कि 2025 में ये प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया है और इसकी जो जानकारी है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। यह प्रोजेक्ट कितनी लागत या कितनी राशि में बनेगा, और दूसरा बिंदु है कि इस प्रोजेक्ट किस परियोजना के अंतर्गत है और किस कंपनी के पास यह प्रोजेक्ट दिया गया है। तीसरा बिंदु है यह प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया जाएगा और यह कंप्लीट कब तक हो जाएगा। और चौथा है इसके कितने स्टॉप बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे। इसके बाद पांचवा है कि इसमें जो यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा रोपवे प्रोजेक्ट से, और लोकल या स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा रोपवे प्रोजेक्ट से। तो इन पांचों पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि केदारनाथ लगभग समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, और जिस कारण यहाँ हवाएं चलना नॉर्मल बात है तथा हर 1 से 2 घंटे में यहाँ मौसम परिवर्तन होता रहता है, जिसके लिए एक अच्छी तकनीक या उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार के अनुसार सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत 4,081 करोड़ है। और लागत इतनी अधिक होने की मुख्य वजह यहाँ का हिमालयी भूभाग है, जिसके लिए यूरोपियन मानकों वाली अत्याधुनिक तकनीक 3S का उपयोग किया जाएगा। 3S का पूरा नाम ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला है, जिसमें 2 स्तरीय ट्रैक राशियाँ जिन पर कैबिन या ट्रॉली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आएगी, और एक घूमने वाली रस्सी जिसको लूप रस्सी कहा जाता है, जो कैबिन को ऊपर या नीचे खींचने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, ये तेज परिवहन के लिए भी लाभकारी है और लगभग 5,000 यात्रियों को अब ऊपर नीचे ले जा सकती है। और हमारा दूसरा बिंदु है कि यह किस कंपनी के पास और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। केदारनाथ रोपवे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत है। परियोजना के अंतर्गत केवल सोनप्रयाग से केदारनाथ ही नहीं, बल्कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना भी शामिल है, लेकिन ये इस कंपनी के पास नहीं है। जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे है उसका ठेका अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के विशेष इकाई श्री केदारनाथ रोपवे लिमिटेड के पास है। अब आप में से कई लोगों की यह प्रश्न होगा कि क्या इस कंपनी ने किसी और रोपवे प्रोजेक्ट में भी कार्य किया है, तो इसका उत्तर है नहीं। इस कंपनी का यह पहला प्रोजेक्ट है। इसमें पहले अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने किसी अन्य रोपवे पर कार्य नहीं किया है, प्रोजेक्ट का निर्माण एवं संचालन भी नहीं किया है। परियोजना में इनका ये पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन कंपनी के पास एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे, रेलवे, पोर्ट्स और टनल निर्माण जैसी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक पूरा करने का व्यापक अनुभव है। और तीसरा बिंदु है कि यह प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा और कब इस पर यह समाप्त होगा, यानी कि पूर्ण हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2025 को इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया था, और उत्तराखंड सरकार और नेशनल हाईवे लिमिटेड टैक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा केदारनाथ रोपवे परियोजना का टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट 15 सितंबर 2025 को अडानी ग्रुप को दे दिया गया, और लगभग अक्टूबर-नवंबर में ही उन्होंने अपना कार्य भी स्टार्ट कर दिया था, यानी कि 2025 अक्टूबर-नवंबर में ही कार्य स्टार्ट हो गया था। NH11 और अडानी समूह के समझौते के अनुसार या तहत निर्माण कार्य पूरा करने में 6 साल का समय तय किया गया है। इसके अनुसार रोपवे प्रोजेक्ट लगभग 2031 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और यात्रियों के लिए खुल जाएगा। जो हमारा चौथा बिंदु है रोपवे का स्टॉप, यानी कि स्टेशन कितने और कहाँ कहाँ होंगे।
सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट में कुल 5 स्टेशन या स्टॉप होंगे और उनमें से मुख्य 3 और 2 सब स्टेशन होंगे। मुख्य स्टॉप या स्टेशन सोनप्रयाग होगा, जहां से लोग यात्रा स्टार्ट करेंगे, और गौरीकुंड दूसरा स्टेशन या स्टॉप होगा और केदारनाथ अंतिम स्टेशन होगा। बीच में 2 सब स्टेशन जो चिरवासा और बड़ी लिंचोली है, और ये इमरजेंसी में भी काम आएंगे। इसमें से एक चिरवासा जो गौरीकुंड से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे है, और दूसरा लिंचोली जो केदारनाथ से लगभग 4.5 किलोमीटर नीचे है। सभी को मिलाकर सोनप्रयाग से आरंभ, उसके बाद गौरीकुंड और उसके बाद चिरवासा, इसके बाद लिंचोली और अंतिम केदारनाथ होगा। तो गैस, जैसा कि हमने इस प्रोजेक्ट की सारी बातें कर दी हैं, और अब बस यही जो लास्ट बिंदु है यही बचा है, और इसके बारे में अब हम बताते हैं आपको। तो श्री केदारनाथ धाम एक 4 धाम में से एक है, और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, और यहाँ बहुत अच्छी टूरिस्ट भी आते हैं और यात्री भी आते हैं, तो इनको मैं अलग ही रखता हूँ एक बार। तो जैसे कि आपको भी पता है, कई लोगों की आस्था भगवान शिव पर रहती है और केदारनाथ जी पर रहती ही है, और वो बहुत दूर से यहाँ तक आते हैं अपनी यात्रा करने, और काफ़ी पैदल भी जाते हैं और काफ़ी घोड़े, काफ़ी हेली में भी जाते हैं। तो अलग अलग है इसके। लेकिन गाइस, जो स्थानीय लोग हैं, तो स्थानीय लोगों की आजीविका ही केदारनाथ से चलती है। कहीं इस बार भी जैसे लगभग 15,000 घोड़े, तो उनकी आजीविका भी केदारनाथ से थी, और 5,000 दुकानदार से लेकर समथिंग 5,000 और 6,000 टेंट वाले भी रहे ही होंगे। तो इतनों की आजीविका गाइस केदारनाथ से चलती है। लेकिन रोपवे लगने के बाद, अगर रोपवे लग जाता है तो अभी तो 6 साल है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसके विरोध में भी हम नहीं है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो विकास डेवलपमेंट की उससे हैं। तो जैसे रोपवे लगेगा तो 1 घंटे में लगभग 5,000 मान के चलो, 2500 यात्री ऊपर जाएंगे तो 2500 नीचे भी आएंगे, तो 5,000 अप डाउन करेंगे, और लगभग 12 घंटे नहीं चलेगी तो 10 ही घंटे चलेगी या 8 ही घंटे चलेगी। 8,000 यानी कि 5,000 एक घंटे में, तो कितने यात्री सिर्फ ट्रॉली से अप डाउन करेंगे। तो उतनी यात्रा भी तो आनी चाहिए यहाँ, जिससे आजीविका और जगह भी जाए, और ट्रॉली पर जो आजीविका है वो बहुत कम ही रहेंगी, और लोकल लोग तो कम ही रहेंगे, क्योंकि वो सारे जो बाहर से आएंगे, ट्रेन व्यक्ति ही आएगा। और अगर हाँ, ऐसा है कि ट्रॉली पर भी कुछ लोकल लोग लगेंगे, कुछ क्या सारे लोकल लगने चाहिए, और जो अनुभवी है वही सिर्फ वहाँ बाहर से आना चाहिए। तो इसमें कुछ है, नहीं तो जो पहाड़ के व्यक्ति हैं, यानी कि केदार घाटी के व्यक्ति हैं, उनको आजीविका फिर से छीनी जाएगी। और ये तो कंफर्म बात है कि जहाँ विकास होता है वहाँ विनाश भी जरूर होता है। तो जैसे ही विकास के तौर पर हेली को ही ले लेते हैं। जब हेली सेवा स्टार्ट हुई तो शुरू में बहुत अच्छी चली थी, लेकिन बाद में बहुत जगह भूस्खलन के आपदाएं आने लगी। तो इसका कारण जहाँ तक हम मानते हैं बहुत ज़्यादा हेली ही है, क्योंकि जब हेली चलता है तो उसकी जो आवाज़ है तो वो पूरे पर्वत को हिला देती है। क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग चैनल पर भी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि एक पत्थर सुबह में ऊपर था तो शाम को वो नीचे, और उसके पीछे कल परसों लगभग 7-8 पत्थर और नीचे आ गए थे गदेरे में। तो वो उसी के जो आवाज़ है, ध्वनि भी बहुत मायने रखती है अंदर। और जैसे ही वहाँ रोपवे लगेगा तो उसमें भी कुछ न कुछ विनाश ज़रूर होगा। तो वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वो बाद में फिर पता चली जाएगा। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और एक और बात कि इसका विरोध अभी तक केदार घाटी में नहीं हुआ, और नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा, यानी कि जो वो है रुपए, वो लगेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो कोई ऐसे वैसे नहीं बनेगी, बहुत अच्छे ही बनाएंगे जो अडानी ग्रुप है। तो हमारे हिसाब से तो अच्छा ही बनना चाहिए। कुछ ऐसी ही और जानकारियाँ भी हैं जो केदारनाथ में हैं, और उनको आपको बहुत कम पता है। तो अगर आपको वो जानकारियाँ भी चाहिए, इस चैनल पर ऐसी वीडियो बनेगी और आपको पूरी जानकारी भी देंगे। और कुछ और जानकारियाँ भी हैं, जैसे कि जो अडानी ग्रुप वो ट्रॉली बना रही है, यानी कि रोपवे बना रही है, तो लगभग 29 साल तक वो ट्रॉली का जो पेमेंट जाएगा, बनेगा जो पेमेंट, वो अडानी ग्रुप के पास ही रहेगा, यानी कि सरकार को उसमें कुछ नहीं जाएगा। ये मुझे एक नेगेटिव लगा, क्योंकि अगर सरकार पैसे दे रही है, सरकार को वो अपने पास रखना चाहिए। जो जीएसटी बनेगा या जो पैसा बनेगा, वैसे ही जो सड़क है उसमें भी वही है,
तो थोड़ा इसको हटा के अपने पास ले लेने चाहिए सरकार को, क्योंकि जो यहाँ का पैसा बनता है, तो देख सकते हो अगर आप एक दिन में एक घोड़ा यानी कि 10,000 घोड़े भी अगर ऊपर जाएंगे तो एक घोड़े का 200 है तो 10,000 का कितना हो जाएगा आप देख सकते हो। वो सीधे प्राइवेट कंपनियां लेती हैं, तो अगर सरकार लेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा सरकार का भी होगा और ऐसे ही डेवलपमेंट काम में भी आगे प्रयास किया जाएगा। मेरा तो मानना यही है। अगर आपके भी कुछ विचार हैं और यार रोपवे प्रोजेक्ट पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो में आपका भी थोड़ा वहाँ बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और वीडियो में। हर महादेव, जय श्री कृष्ण।